जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे संविधान के बारे में। आज की पूर्णतः जो चर्चा होगी वो संविधान को लेकर की जाएगी कि संविधान क्या होता है, संविधान को क्यों बनाया जाता है किसी भी राज्य के लिए, संविधान कैसे एक समाज को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर एक कंसेप्ट होता है राज्य का कि राज्य क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर उसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है संविधानवाद। तो हम लोग आज बेसिकली समझेंगे कि संविधान क्या है, संविधान का रोल क्या होता है और राज्य क्या होता है, और राज्य को चलाने के लिए जो संविधान है वो कैसे काम करता है। तत्पश्चात एक कंसेप्ट होता है संविधानवाद, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि संविधान क्या है। एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसी के बारे में देखते हैं। देखो, आप एक बार इमेजिन कीजिएगा, ये है एक भौगोलिक क्षेत्र, कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे कि इसको भारत ही मान लीजिएगा। अब कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन तो मिलेगा ही, लोगों में विविधताएं तो पाई जाएगी। जैसे कि भारत में यदि देखा जाए तो धर्म के नाम पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से बटे हुए हैं, जाति के आधार पर यदि देखा जाए तो एक दूसरे से बटे हुए हैं, यदि कार्य प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो एक दूसरे से बटे हुए हैं। कोई प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहा है, कोई द्वितीय में, या फिर कोई टर्सरी सेक्टर में काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, भारत को ही नोटिस कीजिएगा, क्या धर्म के नाम पर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में विवाद नहीं होता है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो है, इन लोगों के बीच में विवाद नहीं होता है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जो एक नीचे ले दर्जे का काम करता है और एक अपर लेवल का काम करता है, तो इन दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कोई समूह जो है उसके अंदर विविधताएं पाई जाती है, लोगों के समूह में विविधताएं पाई जाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कार्य प्रणाली के आधार पर। और ऐसा हर समाज में होता है। जैसे कि अमेरिका के समाज में देखा जाए तो वहाँ पर काले और गोरे में भेदभाव किया जाता है, कहीं पर अमीर गरीब का भेदभाव किया जाता है, हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो क्या है, इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, इसी विविधता की वजह से यहाँ पर चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगे, यहाँ पर मतलब कि विद्रोह वगैरह होंगे। इन दोनों, ये जो दल है, इनके अंदर आपसी मतभेद होंगे, जिससे कि विद्रोह उत्पन्न होगा। अब देखिएगा, जब इनके अंदर विद्रोह उत्पन्न होगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य ऑक्यूपेशन के आधार पर, तो क्या होगा भाई, ये जो एरिया है जैसे कि ये डिवाइड हो सकता है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र की अखंडता के ऊपर खतरा आ जाएगा, यानी कि इस देश की जो एकता है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा, यूनिफिकेशन के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो संविधान बनाया जाता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो कार्य प्रणाली के आधार पर जो लोगों में भेदभाव है, उन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सके। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि संविधान का कार्य क्या है। वो कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बैठाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि भारत के अंदर धार्मिक दंगे होते हैं तो भारत टूट थोड़ी ना जाता है भाई। 1947 में यदि भारत में धार्मिक दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमान के बीच में, तो भारत देश विभाजन हो गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक हमारा संविधान नहीं था। लेकिन उसके बाद में आप नोटिस करेंगे कि 1970, 80, 90 के दशक में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। कश्मीरी पंडित को यहाँ से भगा दिया जाता है। भारत के अंदर यहाँ पे सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली जाती। यूपी में जो बाबरी मस्जिद था उसको गिरा दिया जाता है। तो कितने सारे विवाद हुए हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में। लेकिन उसके बाद में क्या देश के अंदर धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर समन्वय बैठाने का काम करता है संविधान। तो संविधान क्या है कि जो सोसाइटी के अंदर रहने वाली विविधता के लोग हैं उन सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। आई बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, पहला काम तो है संविधान का कोऑर्डिनेशन करता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन बैठाएगा कौन भाई। कोई एक ऐसी संस्था भी तो होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए इन लोगों के बीच में काम करे। तो कोऑर्डिनेशन कौन बैठाएगा? तो आप यहाँ पर देखना, सरकार जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करती है। तो सरकार का प्रावधान कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो संविधान है, अब देखिएगा सरकार कौन बनाएगा। अब यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि धार्मिक लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग हैं वो बोलेंगे कि हमारी सरकार होनी चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं वो बोलेंगे हमारी सरकार होनी चाहिए, और जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है, सिख हो चाहे ईसाई हो, जो पारसी है ना, वो बोलेंगे कि हमारी सरकार होनी चाहिए।
वर्चस्व पर वो व्यक्ति बैठना चाहिए जो हमारे दल का हो, जो हमारे धर्म का हो, हमारी कम्युनिटी का हो। ठीक है, अब क्या है, तो इसके अंदर सरकार कौन बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी, उसके जो प्रावधान है वो किसके अंदर डिसाइड किए गए हैं, वो संविधान के अंदर डिसाइड किए गए। पहली बात आपको समझ में आई होगी कि जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इस सोसाइटी को चलाने के लिए, जैसे कि ये जैसे राज्य है, अब राज्य का यदि चाइना के साथ में विवाद हो जाता है तो भाई सरकार की जरूरत पड़ेगी, इस समाज को आगे चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी। भारत का यदि पाकिस्तान से विवाद हो जाए, चाइना से सीमा विवाद हो जाए, तो उसको हल करने के लिए, राज्य की संप्रभुता बचाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो संविधान क्या करता है, सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि सरकार किसकी बनेगी। अब देखिएगा दोस्तों, संविधान कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लिमिटेशन भी सेट कर देता है। देखिएगा, यदि सरकार मान के चलो कि मुस्लिम लोगों की सरकार बन जाती है या फिर हिंदुओं की सरकार बन जाती है, हम यहाँ पर किसी दल को काउंटर नहीं कर रहे, बेसिकली हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप का नाम ले रहे हैं। जैसे कि मान के चलो हिंदुओं की सरकार बन जाती है, एक विशेष वर्ग की सरकार बन जाती, मे भी यहाँ पर कोई मार्क्सवादी व्यक्ति हो, जो मार्क्सवादी व्यक्ति हो उसकी यदि सरकार बन जाती है एक बार, तो क्या हो, ये जो वो व्यक्ति एक बार यदि सत्ता में आ जाएगा, देखो होब्स का ये विचार है कि व्यक्ति जो है वो कमीना होता है, पाशविक होता है, मनुष्य जो है वो जानवर जैसा होता है, मतलब वो स्वार्थी होता है। अब व्यक्ति यदि सत्ता के अंदर आ गया तो क्या करेगा, पूरा जो राज्य है उसको अपने हिसाब से नचाएगा, पूरी जनता को अपने हिसाब से नचाएगा। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही न बन जाए। तो सरकार के ऊपर लिमिटेशन सेट करने का काम कौन करता है, संविधान इसके ऊपर लिमिटेशन सेट करने का काम करता है। भाई हो सकता है कोई मार्क्सवादी व्यक्ति आ जाए, और जो मार्क्सवादी होते हैं, जो कम्युनिज्म वाले लोग होते हैं, वो धर्म को नहीं मानते। अब वो आ गया मार्क्सवादी, तो वो क्या बोलेगा, भाई ये जो धार्मिक है, बोल देगा कोई धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी धर्म, जैसे कि अभी हमारा संविधान जो क्या बोलता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यदि मार्क्सवादी की यदि सत्ता आ जाती है देश के अंदर, यदि मार्क्सवादी प्रधानमंत्री बन जाए, मार्क्सवादी की यदि सरकार बन जाती है, तो वो धर्म को ही मिटा देगा, आपकी स्वतंत्रता छीन सकता है, आपकी हर प्रकार से जो समानता का अधिकार दिया गया है उसको छीन ले, आपकी प्रॉपर्टी छीन ले, तानाशाह बन जाए। तो जो गवर्नमेंट होगी उस पर लिमिटेशन कौन लगाएगा, तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लिमिटेशन लगाने का काम भी सरकार करता है, जो भारतीय संविधान है वो करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि संविधान जो है सबसे पहले तो उसका प्रमुख कार्य है कि एक राज्य के अंदर, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन सभी के बीच में समन्वय बैठाए, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाए। तत्पश्चात क्या है, जो राज्य है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए, विदेशी सीमाओं के साथ में लड़ने के लिए, जो समाज है उसके विकास के लिए, कल्याण के लिए एक सरकार का निर्माण करे। अब सरकार का निर्माण कौन करेगा, भाई विवाद भी तो हो सकता है कि कौन से ग्रुप का व्यक्ति, कौन से दल का व्यक्ति यहाँ पर सरकार में चुना जाए। तो उसके लिए भी सरकार ने जो हमारा संविधान है वो प्रावधान बनाता है कि भाई लोकतंत्र है, जैसे कि वोटिंग सिस्टम के द्वारा आएगा। वो संविधान को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सरकार कैसे चुनी जाती है। ठीक है, तो सरकार कैसे चुनी जाएगी ये चीज कहां कौन बताता है, भारतीय संविधान बताता है। तत्पश्चात क्या है, सरकार कहीं तानाशाह न बन जाए, सरकार कहीं मनमानी न करने लगे, तो उसके ऊपर लिमिटेशन सेट करने का काम कौन करता है, संविधान करता है। अब देखो दोस्तों, जब सरकार पर लिमिटेशन सेट कर दी जाती है तो इस कंसेप्ट को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले कंसेप्ट होता है राज्य। राज्य क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कंसेप्ट होता है राज्य, राज्य के बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, राज्य क्या है, राज्य के बारे में आपको यदि देखना है तो चार यहाँ पर आपको बेसिकली चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो होता है भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया हो, हम राज्य किसको बोलेंगे, स्टेट किसे कहा जाता है। तो देखो, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया हो, जैसे कि भारत का एक ज्योग्राफिकल एरिया है। अब यहाँ पर क्या है, इस जो भौगोलिक क्षेत्र में निवेश करने वाली एक जनता हो, पार्टिकुलर लोग हो, तो यहाँ की क्या हो जाएगी, उस क्षेत्र की कोई ना कोई जनसंख्या हो। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगी। तत्पश्चात क्या है, इस भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करने वाली एक सरकार हो, इन लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक सरकार हो। ठीक है,
तो वो क्या होता है, राज्य का पार्ट होता है यहाँ पर सरकार। 3 चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भी भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, कोई उसकी पार्टिकुलर जनसंख्या होनी चाहिए, तत्पश्चात है कि भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करने के लिए और जनसंख्या जो है, जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए एक कोई ना कोई सरकार होनी चाहिए। तो तीसरा पार्ट हो गया सरकार। अब देखिएगा दोस्तों, क्या भारत अभी राज्य है? बिल्कुल राज्य है। अभी इसमें से एक चीज छूट जाती है। ब्रिटेन के समय पर यदि देखा जाए तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र भी था, हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी थी हमारी, और यदि बात की जाए तो सरकार भी थी। लेकिन वो सरकार कौन सी थी? ब्रिटेन की सरकार थी, उसके अंदर हम लोग गुलाम थे। अब यदि राज्य बनाना है तो यहाँ पर एक चीज और आनी चाहिए, वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब यह है कि वो देश, वो राज्य जो किसी का गुलाम ना हो, विदेश नीति में अपनी खुद की चलाता हो, अपने खुद के विवेक से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले, ना कि किसी विदेशी ताकत के दबाव से किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया जाए। अब देखो, हम लोग ये देखते हैं कि क्या भारत 1947 से पहले एक राज्य हुआ करता था? तो देखिएगा, हमने 4 कंपोनेंट बताए हैं, एक स्टेट के, एक राज्य के। सबसे पहले बताया है कि ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। तो भारत का 1947 से पहले कोई क्षेत्र हुआ करता था? तो बिल्कुल ये क्षेत्र हुआ करता था। तत्पश्चात दूसरी बात यह है कि जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या उस वक्त हुआ करती थी, भारत के लोग उस वक्त भी हुआ करते थे 1947 से पहले। यदि बात की जाए तो उस वक्त सरकार थी भारत के ऊपर, यदि कोई भारत की खुद की सरकार थी, भारत की खुद की कोई स्वतंत्र सरकार नहीं थी। वो जो सरकार थी वो ब्रिटेन की थी, जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था। इसलिए हमारे पास में संप्रभुता भी नहीं थी। जिस देश के पास में, जिस जनसंख्या के पास में, जिस भौगोलिक क्षेत्र के पास में यदि खुद की सरकार नहीं होगी तो वो संप्रभु भी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पर यदि 1947 से पहले हम लोग अपनी विदेश नीति खुद थोड़ी ना डिसाइड किया करते थे, वो हमारी जो विदेश नीति थी वो अंग्रेजों के द्वारा तय की जाती थी। इसलिए 1917 से पहले हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग एक संपूर्ण राज्य थे। हम लोग राज्य की अवधारणा में तो थे, लेकिन एक तरीके से आधा राज्य था। हमारे पास में सिर्फ 2 कंपोनेंट थे, ये जो स्वतंत्र सरकार थी वो नहीं थी भारत की। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, राज्य क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि राज्य के 4 कंपोनेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य कितने प्रकार का हो सकता है। भाई, राज्य तो कितने भी प्रकार का हो सकता है। यदि बात की जाए तो यहाँ पर राजतंत्र भी हो सकता है। जैसे कि आज यदि सऊदी अरब की बात की जाए, वहां पर राजतंत्र है, वहां पर भी उन लोगों के एक भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। अरब प्रायद्वीप के अंदर उनकी जनसंख्या भी है, उनकी सरकार भी है, उनका वो संप्रभु भी है, वो अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो राज्य हो गए ना सऊदी अरब, लेकिन वहां पर राज्य का प्रकार कौन सा है? वो है राजतंत्र। यदि भारत की बात, यहाँ पर यदि बात की जाए उत्तर कोरिया की, तो वो वहां पर एक तरीके से वो तो तानाशाही है भाई, वो क्या है? तानाशाही है। यदि बात की जाए तो और कौन से प्रकार होते हैं राज्य के? वहां पे हो सकता है अल्पतंत्र, कुछ ही लोगों का तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो सकता है। इस चीज के बारे में अभी समझाते हैं। एक होता है लोकतंत्र। देखिएगा दोस्तों, जब यहां पर यदि सरकार, देखिएगा, यदि यहां पर सरकार जो है वो राजा की हो जाए तो वो राजतंत्र हो जाता है। तानाशाही का मतलब क्या है? यदि सरकार जो है, जो शासन कर रहा है वो तानाशाह हो जाए, किसी की न सुनता हो, वो तानाशाही सरकार हो जाती है। अल्पतंत्र का मतलब ये है कि एक जो राज्य है उसके अंदर जो सरकार है उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों का बोलबाला हो। जैसे कि मान के चलिएगा, यानी एक समग्र राज्य है, उसके अंदर कुछ विशेष लोगों का यदि वर्चस्व हो जाए, उसी की यदि लोग बात मानते हो, वही पूरे शासन, पूरे राज्य के ऊपर डोमिनेट करते हो, तो उसे अल्पतंत्र बोला जाता है। कुलीन तंत्र का मतलब यह है कि एक ऐसा राज्य जहां पर अमीर जो लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उनका पूरा डोमिनेशन हो जाए, उसको कुलीन तंत्र बोला जाता है। लेकिन तत्पश्चात आता है दोस्तों लोकतंत्र का कंसेप्ट कि लोकतंत्र क्या है? एक ऐसा राज्य जहां पर सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाए, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या होता है। राज्य के 4 कंपोनेंट होते हैं। राज्य के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए।
ज्योग्राफिकल एरिया में निवास करने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए। उस जनसंख्या के विकास के लिए, भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए, किसी के सामने न झुकती हो, अपने खुद के डिसीजन खुद लेती हो। वो एक संपूर्ण, एक समग्र राज्य कहलाता है। जैसे कि भारत की बात कर ली जाए, राज्य के हमने आपको यहाँ पर टाइप्स बता दिए, बहुत प्रकार के राज्य होते हैं। जैसे कि राजतंत्र होता है, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। कौन से राजतंत्र क्या है, जहां ये जो राज्य के टाइप है वो किसके आधार पर डिसाइड होते हैं, सरकार के आधार पर। राजतंत्र में जो सरकार होगी वो एक राजा की होगी, ठीक है। अल्पतंत्र में जो सरकार होगी वो कुछ ही लोगों की सरकार होगी, यानी कि कुछ लोग डोमिनेट करेंगे पूरे राज्य के ऊपर। कुलीन तंत्र में क्या है, जो रिच पीपल होंगे, जो सोसाइटी के रिच लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो सोसाइटी के, वो राज्य के ऊपर डोमिनेट करेंगे। और लोकतंत्र में क्या है कि राज्य के ऊपर जो समग्र जनसंख्या है वो सरकार चुन के भेजेगी। भारत क्या है, लोकतंत्र है। अमेरिका क्या है, लोकतांत्रिक देश है। इसी हिसाब से यदि बात की जाए तो देखिएगा, हम यहाँ पर कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले थे, संविधानवाद क्या है। देखो दोस्तों, संविधानवाद क्या है, हमने आपको संविधान के बारे में बता दिया, तो यहां पर संविधानवाद क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्या राजतंत्र के अंदर संविधानवाद होगा, क्या अल्पतंत्र में संविधानवाद होगा, कुलीन तंत्र में कोई संविधानवाद होगा? तो संविधानवाद का मतलब यह है कि कोई भी राज्य जब संविधान को मद्देनजर रखते हुए कोई काम करता है वही संविधानवाद कहलाता है। यानी कि जहां पर जब ये जो सरकार हो वो संविधान के हिसाब से काम करती हो उसे संविधानवाद कहा जाता है। अब यहां पर हर प्रकार के राज्य हैं, संविधान क्या हर जगह पर होता है भाई। यदि राजतंत्र में संविधान बना भी दिया गया तो किसके हिसाब से चलेगा, संविधान कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। वो चाहेगा जब जिस दिन नए कानून लाएगा, जो चाहेगा उस दिन नए कानून तोड़ देगा। तानाशाही व्यक्ति है, वहां पर वो संविधान के हिसाब से चलेगा। तानाशाह का मतलब यह है कि वो किसी की नहीं सोचता है, किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपने मन की बात करता हो। जैसे कि उत्तर कोरिया का किम जोंग उन, वो किसी नियम कानून को मानता है, नहीं मानता है। तो तानाशाही जो व्यक्ति होगा वहां पर, जहां पे तानाशाही शासन होगा वहां पे संविधान काम करेगा, नहीं करेगा। अल्पतंत्र जो लोग हैं, जो अल्पतंत्र राज्य है वहां पर कुछ लोगों का डोमिनेट होगा, तो वहां पे कैसा संविधान के हिसाब से वो लोग काम नहीं करेंगे। वो काम कैसे करेंगे, जो कुछ लोग हैं उनके दिमाग के हिसाब से, उनके विवेक से डिसीजन लिया जाएगा। कुलीन तंत्र में संविधान के हिसाब से काम नहीं चलता है, संविधान के हिसाब से राज्य रन नहीं करता है। कुलीन तंत्र में जो रिच लोग हैं उनके हिसाब से, उनके विवेक से राज्य को चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र में क्या है, यदि संविधान को आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा संविधान को आचरण, जो संविधान को फॉलो कहाँ किया जाता है, लोकतांत्रिक देश में। जितना भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधानवाद होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। जब सरकार यदि अपनी मनमानी करती है तो वहां पर लिमिटेशन सेट कर दी जाती गवर्नमेंट के ऊपर। हमने आपको बताया भी था कि संविधान क्या है। संविधान जो ज्योग्राफिकल एरिया है उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, उनको रन करने के लिए एक सरकार का निर्माण करता है। लेकिन यदि सरकार अपनी मनमानी करती है तो सरकार के ऊपर लिमिटेशन सेट कर देता है। संविधानवाद का मेन कंसेप्ट यही है कि जब सरकार यदि मनमानी करे तो सरकार के ऊपर लिमिटेशन सेट कर दे। एक ऐसा राज्य जहां पर संविधान ही सब कुछ हो, संविधान ही प्रमुख हो, उसे ही संविधानवाद कहा जाता है। भारत में संविधानवाद प्रचलित है। भारत में संविधान प्रचलित क्यों है? क्योंकि यहां पर लोकतंत्र है। जब भी यदि कोई भी सरकार यदि अपनी मनमानी करेगी तो सरकार को हटा दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने संविधानवाद का कंसेप्ट लिया कि भाई यदि संविधान की बात यदि नहीं मानेगी सरकार, जैसे कि हमने बताया कि होब्स के विचार क्या है, मनुष्य तो भाई पापी है, मनुष्य क्या है, कमीना होता है। वो यदि सत्ता में आ जाएगा तो उसको ये रहेगा कि हम ही लोग सत्ता में बने रहे, तो क्या करेगा कि संविधान को की अवहेलना कर देगा। और जब संविधान को हटा देगा तो क्या होगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भारत में भी तानाशाही आ सकती है, भारत में भी राजतंत्र आ सकता है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग संविधानवाद को फॉलो करते हैं। संविधानवाद के 4 पार्ट, यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग 4 चीजों को फॉलो करते हैं। क्या है दोस्तों? वो है लेजिस्लेटिव। देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए यहां पर 4 पिलर काम करते हैं। संविधानवाद के हम लोग एक तरीके से 4 भाग देख लेते हैं, 4 कंपोनेंट देखते हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? लेजिस्लेटिव। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। तीसरा है जुडिशरी।
और चौथा है मीडिया। यहां लेजिस्लेटिव क्या करती है? लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। जो आपके यहां से सांसद चुना जाएगा वो संसद भवन में आकर के कानून बनाएगा। जो आपका विधायक होगा वो विधायिका में जाकर के कानून बनाएगा। ठीक है, कानून बनाने वाला व्यक्ति अलग होता है। ये जो लेजिस्लेटिव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, संसद में बैठ करके, विधायिका में बैठ करके कानून बनाते हैं। अब इन कानूनों का जमीनी स्तर पर लागू कौन करेगा? कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। जो प्रशासन है वो क्या करता है? कानून थोड़ी ना बनाता है। जो कानून संसद के द्वारा बना दिए जाते हैं, जो कानून विधायिका के द्वारा बना दिए जाते हैं, उनको लागू करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। डीएम जो है, आईपीएस जो है, जो भी अधिकारी लोग हैं, जो कि जैसे कि सरकारी तंत्र के जो लोग हैं, वो कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? कानून को फॉलो करवाने का काम करते हैं। लेकिन मान के चलिएगा कोई भी व्यक्ति यदि कानून को फॉलो नहीं करता है तो एग्जीक्यूटिव उस व्यक्ति को जुडिशरी के पास में सौंप देती है और जुडिशरी क्या करती है? पनिशमेंट करती है। देखिएगा यहां पर क्या है? लोकतंत्र के बचाने के तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद ही कानून बनाए, खुद ही उसको लागू करने लग जाए, खुद ही पनिश करने लग जाए, तो क्या होगा? वो तो राजा हो जाएगा ना। भाई जो लोकतंत्र है उसके अंदर कामों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम, मतलब कौन सी संस्था क्या काम करेगी। यहां पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम नहीं किया जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी जाती कि कौन सी संस्था कैसे काम करेगी। अब देखिएगा यहां पर क्या है? यदि ये जो विधायिका है कोई ऐसे कानून बना दे जिससे कि धर्म समाप्त हो जाए। हमने आपको बताया ना कि यदि आपकी धार्मिक भेदभाव के साथ में यदि कोई खेल रहा है, भाई यदि कानून बनाने के लिए यदि कोई ऐसी सरकार चल जाए जो कि हिंदू समर्थित हो, क्या है? हिंदू समर्थित हो। अब उसने ऐसा कानून बना दिया कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो क्या है? एग्जीक्यूटिव तो उसको फॉलो करेगी। जो प्रशासनिक लोग हैं, जो प्रशासन है, वो क्या करेगा कि जैसा कि हिंदुओं को छोड़ना और मुस्लिम लोगों को मारना है, तो क्या होगा? वो मुस्लिम लोगों को काटने का काम करेगी यदि प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर कानून बना दिया जाता है। तो उस वक्त क्या है? जुडिशरी इस कानून को चेक करने भी जाता है। जुडिशरी जो है ये कानून को चेक करेगा कि ये कानून सही है या नहीं है। यदि ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि संविधान की अवहेलना करता हो तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। और जब कानून को रद्द कर देगा जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव उस कानून का पालन नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया जाता है कि पावर हर व्यक्ति के पास में, हर संस्था के पास में अलग होगी। भाई लेजिस्लेटिव के यदि लोग कानून बना सकते हैं तो उसको चेक करने का काम कौन करेगी? जुडिशरी। कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो कि संविधान के खिलाफ जाता हो। हमारा संविधान क्या कहता है? हर वर्ग के जो लोग हैं, हर धर्म के जो लोग हैं, हर जाति के जो लोग हैं, उनको जीने का अधिकार है। वो लोग अपना विकास करें, अच्छे तरीके से रहे। लेकिन यदि आप लोग किसी जाति के लोगों को, विशेष जाति के लोगों को यदि टारगेट करते हैं, विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करते हैं, तो आपका वो कानून हम मान्य नहीं करेंगे, उसको जुडिशरी समाप्त कर देती। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संविधान क्या है। देखिएगा संविधान क्या है, दोबारा देखिएगा, एक नियम कानून की पुस्तक है और कुछ भी नहीं है। नियम कानून की पुस्तक है जो कि एक राज्य को चलाने के लिए जरूरी हो। जैसे कि हमारा जो संविधान क्या है वो क्या है? भाई ये जो हमारा देश है ये अच्छे से विकास कर पाए, हमारा जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो अच्छे से विकास कर पाए, इसी के लिए एक पुस्तक बनाई गई है। हर समाज का, हर वर्ग के लोगों का संविधान अलग हो सकता है। भारत का संविधान अलग होगा, जैसे कि सऊदी अरब के जो लोग हैं उनका जो संविधान होगा वो अलग होगा। यदि भारत में सब लोग चोर बसते हों तो क्या बोलेंगे? वो चोरी को अच्छी चीज मानेंगे। लेकिन हम लोग जो शरीफ, जो भारत में यदि शरीफ लोग ज्यादा बसते हैं तो चोरी को बुरी चीज मानते हैं, है कि नहीं? मतलब हर समाज के लोगों का अलग कानून होता है, हर समाज के लोगों का अलग संविधान बनता है। जो लोग हैं वो संविधान को निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि संविधान क्या है? एक कानून की पुस्तक है जो कि समाज को रेगुलेट करती है। ठीक है, संविधान जो समाज को रेगुलेट कैसे करेगा? जब हर वर्ग के जो लोग हैं उनको कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, लोगों के विकास के लिए एक सरकार का मतलब कैसे चुनी जाएगी उसके बारे में डिसीजन लेता है। सरकार के ऊपर लिमिटेशन सेट करता है। राज्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, राज्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने समझा है। तत्पश्चात समझा कि लोकतंत्र के बचाव के लिए यहाँ पर 4 पिलर होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
3 पिलर हम लोगों ने समझ लिए। चौथा है मीडिया। मीडिया इन तीनों के बीच में ताक झांक करता है कि कोई कहीं बायस तो नहीं हो रहा है, कोई कहीं झुक तो नहीं रहा है। हो सकता है कि कभी जो लेजिस्लेटिव का व्यक्ति है वो जुडिशरी से मिल जाए, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी यदि एक दूसरे से मिलकर के कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो कि संविधान पे खतरा हो, जो राज्य के निवासी हैं, जो राज्य की जनसंख्या है, जो राज्य की भौगोलिक क्षेत्र है, राज्य की संप्रभुता पे यदि खतरा हो, तो वो मीडिया जो है इस बात को जनता के सामने उजागर कर देगा, ताकि वो जो जनता है सरकार का विरोध कर सके, ताकि अपने संविधान की रक्षा कर सके। अब यहाँ पर यदि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो बोला जाता है कि मीडिया जो है वो बिक चुका है। किसको? विधायिका से बिक चुका है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि लोकतंत्र जो है भारत में लंगड़ा हो रहा है। इस तरीके से यदि बात की जाती, देखिए अब मीडिया का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। कभी ऐसा हो जाए कि भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों एक दूसरे, एग्जीक्यूटिव तो एक तरीके से गुलाम होती है लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव तो पूर्ण तरीके से लेजिस्लेटिव के हिसाब से ही काम करती है। यदि कभी जुडिशरी और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से मिल जाए और मीडिया तो एक तरीके से इनकी गुलाम हो ही गई, तो क्या होगा? तो संविधान के ऊपर खतरा आ जाएगा। संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर 4 पिलर है। इन चारों पिलर के अंदर विशेष दूरी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन मीडिया वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बायस होती जा रही, झुकती जा रही, इसलिए लोकतंत्र पर खतरा माना जाता है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।